नमस्कार मित्रों, अतुलाइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की अभ्यास सीरीज के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स 2023 नजदीक है और 28 मई को आयोजित होने वाला है और प्रीलिम्स की तैयारी हर रोज हो सके इसलिए सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। दैनिक चर्चा में जो भी विषय रहते हैं वहीं से ये क्वेश्चंस फ्रेम करके हिंदी में कैलिब्रेट करके आप लोगों के लिए प्रेजेंट करते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चीता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे हमसे चीता के बारे में पूछा है। हाल ही में चीता बहुत ही चर्चाओं में रहा है क्योंकि कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अभी हाल ही में एक चीते की मौत हो गई थी, तो इसीलिए ये बहुत ही चर्चाओं का विषय बना हुआ है। एक तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान और चीता दोनों, इसीलिए ये सवाल हमने यहाँ पर फ्रेम किया है। ये अफ्रीका और ईरान की मूल निवासी एक बड़ी बिल्ली है। इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। विभिन्न प्रकार के आवासों जैसे सेरेंगेटी में सवाना, सहारा में शुष्क पर्वत श्रृंखला और ईरान में पहाड़ी रेगिस्तानी इलाके में होता है या पाया जाता है। हमसे यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जरूर याद रखें कि गलत पूछा है या सही पूछा है। अगर हमसे गलत कथन पूछा है तो हम लोग यहाँ पर पहले गलत कथन ढूंढेंगे। तो हमारा पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हुआ 2। तो यहाँ पर विकल्प सी में ये दिया हुआ है केवल 2, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी। यानी हमसे जो गलत कथन पूछा है उसको हमें यहाँ पर सही उत्तर लगाना है, ये बात जरूर ध्यान रखें। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। चीता के बारे में, चीता को जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है एसिनोनिक्स जुबेटस। अफ्रीका और मध्य ईरान की एक बड़ी बिल्ली है, यानी ये बिल्ली के परिवार से ताल्लुक रखता है। यह जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है जो 80 से 128 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने में सक्षम है, यानी बहुत तेज ये दौड़ता है। तो ये सारी बातें तो हम जानते ही है क्योंकि हम कोई भी नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी देखते हैं तो वहां पर जरूर हमें चीता दौड़ते हुए, शिकार करते हुए मिल जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन सा जो है वो फैक्ट है। इसका पर्यायवाच कहाँ पर है? सेरेंगेटी में सवाना, सहारा में शुष्क पर्वत श्रृंखला और ईरान के पहाड़ी रेगिस्तानी इलाके, यानी ये सूखी सूखी जगहों पर जो है वो पाया जाता है। जैसे सवाना हो गया, शुष्क पर्वत हो गए या फिर रेगिस्तानी इलाके हो गए। और अफ्रीका के जो सूखे सूखे जंगल हैं या फिर जो ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान है, वहां भी ये पाया जाता है, जिसे सवाना कहा जाता है। जोखिम क्या क्या है चीता के लिए? निवास स्थान का नुकसान, यानी इसके जो रहने की जगह है वो सिकुड़ती जा रही, कम होती जा रही। मानव जो है वो इस पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं। मनुष्यों के साथ संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि जब मनुष्य इनकी जगहों पर रहने आ जाएंगे जंगलों में तो मनुष्यों के साथ संघर्ष बढ़ेगा। अवैध शिकार और बीमारियों के प्रति उच्च संवेदनशीलता। इसकी संरक्षण की स्थिति क्या है? आईयूसीएन जो है उसमें इसे रेड लिस्ट में से सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया, इसलिए हमारा कथन जो है वो गलत हो गया था। ये हम जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है। चीता को 1952 में भारत से विलुप्त घोषित किया गया था, यानी अब भारत में स्थिति देखें तो 1952 तक ही भारत में पाया जाता था, लेकिन ये बाद में विलुप्त हो गया। आजादी के बाद विलुप्त होने वाला एकमात्र बड़ा स्तनपायी माना जाता है। क्यों? क्योंकि आजादी से पहले अंग्रेजों ने चीता का इतना ज्यादा शिकार किया कि एक टाइम के बाद वो भारत से विलुप्त हो गया। यदि चीता को फिर से लाया जाता है तो भारत शायद एशिया का एकमात्र देश बन जाएगा जहां जंगल में सभी प्रमुख बिल्लियां, शेर, बाघ और तेंदुए पाए जाएंगे। अभी भारत में चीता को लाया जा चुका है, तो अब भारत एकमात्र एशिया का ऐसा देश है जहां पे चीता, शेर जिसे टाइगर बोलते हैं, बाघ नहीं शेर यानी लॉयन, बाघ, टाइगर और तेंदुआ, ये सब एक साथ पाए जाते हैं, लेपर्ड। तो ये भारत एकमात्र एशिया का जो है देश बन चुका है क्योंकि चीता को कूनो नेशनल पार्क में जो है छोड़ा जा चुका है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है वो जल मरु मध्य के बारे में, जिसे स्ट्रेट भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं, जलठ मरु मध्य। तो इंग्लिश में तो बड़ा सीधा सा इसका नाम है, जैसे स्ट्रेट बोलते हैं, जैसे मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, बट हिंदी में इसको जलड मरु मध्य बोला जाता है। यानी ये दो पानी की जो निकाय हैं उनके बीच में एक सकड़ी सी जगह होती है जहां से
जो है जहाज वगैरह जो है निकलते हैं। तो इस तरीके का जलड मरु मध्य होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह इसलिए होती है क्योंकि अगर यहाँ पे आपको रोक दिया गया या यहाँ पे अगर कोई बंदिश लगा दी गई तो आगे वाला इंसान यहाँ से निकल नहीं सकता है, और एक सकड़ा रास्ता, एक सकड़ी गली के रूप में ये दो जो जल निकाय होते हैं उनके बीच में काम करता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलड मरुमध्य के बारे में सवाल पूछा गया है कि ये हॉर्मुज के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल व्यापार चौक पॉइंट है। तेल व्यापार चौक पॉइंट यानी तेल व्यापार यहाँ से गुजरता है, और अगर इसको यहाँ पे चौक कर दिया गया तो ये चौक पॉइंट बन जाता है। ये फारस की खाड़ी के आपूर्तिकर्ताओं और प्रमुख एशियाई बाजारों के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। यह इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच है। दक्षिण चीन सागर के माध्यम से हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। उपरोक्त विवरण में निम्नलिखित में से किस जलड मरुमध्य की चर्चा की जा रही है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हुआ मलक्का जलड मरुमध्य। तो ये जो मलक्का जलड मरुमध्य है जो हमारा दक्षिण पूर्व एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जलड मरुमध्य है जिसके बारे में पहले भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि यहाँ से तेल व्यापार जो है इस भारत मतलब इस दुनिया के इस कोने से इस कोने पर जाता है, इसलिए ये तेल व्यापार की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चौक पॉइंट है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और मलक्का जलड मरुमध्य के बारे में और जानते हैं। हॉर्मुज जलड मरुमध्य के बाद मलक्का जलड मरुमध्य दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल व्यापार चौक पॉइंट है। ये फारस की खाड़ी के आपूर्तिकर्ताओं और प्रमुख एशियाई बाजारों के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। सबसे छोटा समुद्री मार्ग है, बहुत कम डिस्टेंस जो है वो कवर करनी पड़ती है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है तेल व्यापार के लिए। बहुत कम समय में बहुत ही जल्दी तेल जो है वो इधर से उधर इसको पहुंचाया जाता है जहाजों के माध्यम से, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण तेल व्यापार चौक पॉइंट है। मलक्का जलड मरुमध्य जो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के पास है, दक्षिण चीन सागर के माध्यम से हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यानी ये जो हिंद महासागर है यहाँ पर और प्रशांत महासागर है यहाँ पर, इन दोनों को दक्षिण चीन सागर के माध्यम से जो है ये दो बड़े महासागरों को ये जलड मरुमध्य जो है वो जोड़ती है, और यहाँ से जो है तेल का व्यापार यहाँ तक भी पहुंचता है। तो इस प्रकार से हमने किसके बारे में जाना? मलक्का जलड मरुमध्य के बारे में। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये विंध्य पहाड़ियों के पास मध्य भारत में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। इसका नाम कूनो नदी के नाम पर रखा गया है, जो चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमारे दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और जानते हैं। जैसा कि मैंने प्रश्न नंबर 1 में बताया था कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान और चीता दोनों ही चर्चाओं में है, तो प्रीलिम्स में इससे सवाल पूछे जाने के आसार बहुत ज्यादा हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान विंध्य पहाड़ियों के पास मध्य भारत में मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित है। तो ये पहाड़ियों का नाम जरूर याद रखें, विंध्य पहाड़ियां, और मध्य भारत में सेंट्रल इंडिया में ये है श्योपुर जिले में। अतः कथन 1 हमारा सही है। 748 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ पार्क बड़े वन्य जीव प्रभाग के भीतर स्थित है, यानी कूनो वन्य जीव प्रभाग है, उसके भीतर ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रारंभ में एक वन्य जीव अभ्यारण्य था और 2018 में सरकार ने इसको राष्ट्रीय उद्यान में बदला। कूनो नदी इससे गुजरती है, ये चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो इसे काटती है या यहाँ से गुजरती है, और कूनो मुख्य रूप से घास का मैदान है। अतः कथन 2 सही है। वनस्पति और जीवों की बात करें तो यहाँ पर जंगली बिल्ली, भारतीय तेंदुआ, स्लोथ बियर, भारतीय भेड़िया, धारीदार लकड़बग्गा, सुनहरा सियार, बंगाल लोमड़ी, ढोल जिसे जंगली कुत्ता कहा जाता है, इस प्रकार से 120 से अधिक पक्षी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। कूनो नेशनल पार्क को भारत में चीता के परिचय के लिए कार्य योजना के तहत चुना गया था, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहा, क्योंकि सबसे पहली बार जो चीता भारत में आया है वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही लाया गया है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं।
हमारा प्रश्न नंबर 4 है, प्रादेशिक सेना जिसे टेरिटोरियल आर्मी टीए बोला जाता है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही बोल पूछा गया है। तो इसे 1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। यह नियमित सेना का एक हिस्सा है। इसकी वर्तमान भूमिका नियमित सेना को स्थिर कर्तव्यों से मुक्त करना और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में नागरिक प्रशासन की सहायता करना है। उपरोक्त सभी, यहाँ पे हमारे तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। टेरिटोरियल आर्मी जो प्रादेशिक सेना होती है उसको अंग्रेजों ने बनाया था। इसकी ये नियमित सेना का हिस्सा है। अगर सेना लिखा हुआ है तो जरूर ये सेना का ही हिस्सा होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसे टेरिटोरियल आर्मी का काम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है वही है, इसलिए हमारे तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और प्रादेशिक सेना के बारे में और जानते हैं। तो जैसा कि हमने प्रश्न के अंदर देखा कि ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, यानी आजादी से भी पहले से इसको बनाया गया था ताकि ये भारतीय जो सेना है उसके कर्तव्यों से मुक्त करे और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में नागरिक प्रशासन की मदद करे, सहायता करे। इसमें दो विंग थे, यूरोपीय और एंग्लो इंडियन के लिए सहायक बल और भारतीय स्वयंसेवकों के लिए भारतीय प्रादेशिक बल। तो ये तो आजादी से पहले की बात है, बाद में इसे बदल दिया गया। स्वतंत्रता के बाद प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 को पारित किया गया और प्रादेशिक सेना का औपचारिक उद्घाटन 9 अक्टूबर 1949 को प्रथम गवर्नर सी राजगोपालचारी द्वारा किया गया। ये हमने इसकी भूमिका देखी थी कि ये नियमित सेना का हिस्सा है और इसकी वर्तमान भूमिका नियमित सेना को स्थैतिक कर्तव्यों से मुक्त करने और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में नागरिक प्रशासन की सहायता करने और उन स्थितियों में आवश्यक सेना के रखरखाव में सहायता करती है जहां समुदायों का जीवन प्रभावित होता है या देश की सुरक्षा को खतरा होता है, और आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना के लिए इकाइयां प्रदान करती है। यानी कोई भी अगर आपदा आती है, जैसे अगर बाढ़ आती है या फिर सूखा पड़ जाता है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है, जैसे कहीं पर भूस्खलन हो गया, तो ये जो जितने भी काम होते हैं तो यहाँ पर जो है ये प्रादेशिक सेना अपना काम करती है और भारत जो जन समुदाय उनकी मदद करती है और आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना को इकाइयां भी प्रदान करती है। अगर सेना को जरूरत होती है, अगर किसी भी प्रकार का युद्ध या कुछ भी होता है तो वहां पर इकाइयां प्रदान करने का काम भी प्रादेशिक सेना जो है वो करती है। चलिए हमने इसी प्रकार से प्रादेशिक सेना के बारे में जाना। अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को लागू करने का काम सौंपा गया है। ये एक संवैधानिक निकाय है। सीबीआई की तरह प्रवर्तन निदेशालय स्वयं ही केस दर्ज कर सकता है। यहाँ पे हमसे सही कथन जो है वो पूछे हैं, तो हमारा सही जो कथन है वो सिर्फ कथन 1 है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ केवल 1। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और प्रवर्तन निदेशालय जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी कहा जाता है उसके बारे में जानते हैं। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के कार्य के साथ इसको बनाया गया था। ये एक वैधानिक निकाय नहीं है, वित्त मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है, इसलिए हमारा 2 कथन भी गलत हो गया। ईडी जो है वो सीबीआई के विपरीत स्वयं ही मामला दर्ज नहीं कर सकती है। सीबीआई या राज्य पुलिस जैसी एजेंसियों को अपराध दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी मामलों की सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इसलिए कथन 3 हमारा यहाँ पर गलत हो गया। यानी सीबीआई जो है वो एज ए पुलिस या राज्य पुलिस जो होती है वो तो केस जो है वो दर्ज कर सकती है, लेकिन ईडी ऐसा नहीं कर सकती। पहले सीबीआई जो है वो मामला दर्ज करती है, उसके बाद ही ईडी मामलों की छानबीन करती है और सूचना रिपोर्ट जो है वो भेजती है। और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी इसलिए है क्योंकि ये जो काला धन होता है जो लोग इकट्ठा करके रखते हैं उसको
उजागर करने में मदद करती है, इसलिए ये वित्त यानी जो फाइनेंस का जो काम है यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी है। और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी जो हमारा FCRA है, और धन शोधन निवारण अधिनियम है यानी ब्लैक मनी काला धन और विदेशी मुद्रा को प्रबंधन करने वाले नियमों के अंतर्गत इसको बनाया गया है, ताकि इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हो तो उसका जो है जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED प्रवर्तन निदेशालय कर सके। चलिए इसी प्रकार से हमारे अभ्यास सीरीज के 5 MCQ प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर इसे लाइक करें, अपने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ इसे जरूर शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।